नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम बीजेपी का चुनावी शंखनाद। इस कार्यक्रम में बात करेंगे फिर उत्तर प्रदेश की सियासत पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसके पहले योगी सरकार की घेराबंदी जारी है। विपक्ष के साथ ही बीजेपी में भी सीएम योगी के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आए पीएम मोदी ने सीएम योगी के कसीदे गढ़कर ये संकेत दे दिए हैं कि अगले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ही यूपी में सीएम का चेहरा होंगे। अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को कर्मठ और लोकप्रिय नेता बताते हुए उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में क्या कुछ काम किए गए हैं योगी सरकार के द्वारा, उसकी तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी के लिए पहले भी योजना तैयार होती थी, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ से रोड़ा लग जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री खुद हर काम को संभालते हैं, वह हर काम पर बारीकी से नजर रखते हैं और काशी से लेकर पूरे प्रदेश में हो रहे कामों की निजी तौर पर निगरानी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार में माफिया राज और गुंडा राज खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वालों को पता है कि वह कानून से नहीं बच पाएंगे। आज यूपी में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। जी हाँ, ये बड़ा बयान जो है वो पीएम मोदी ने दिया कि आज यूपी में सरकार जो है, यूपी में भाई भतीजावाद नहीं है, अब विकासवाद है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को ही मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है वह अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि यूपी के लोगों ने वह दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहाँ कितनी मुश्किलें आती थी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व की गैर भाजपा सरकारों पर भी इशारों पे हमला बोला। उन्होंने कहा, यहाँ इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य ढांचे के अभाव में छोटे छोटे संकट भी विकराल हो जाते थे। है तो बीते 100 सालों में दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत और महामारी है, इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बोले नरेंद्र मोदी। आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। अब ये लगभग तय हो गया है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा होंगे। तो 2022 के चुनाव की क्या होगी तस्वीर और पीएम मोदी के दावों को विपक्ष किस रूप में देखता है, इसी पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शालिनी मेघी जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं डॉक्टर आर ए उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं हरेंद्र मलिक जी पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। शालिनी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही, क्योंकि शुरुआत हो गई है अब रणभेरी की उत्तर प्रदेश में। अब मान लिया जाए कि जो चुनावी दौरा जो है आज वाराणसी में हुआ है, पीएम मोदी के जो ताबड़तोड़ दौरे और उद्घाटन हुए हैं, चुनावी रणभेरी का आगाज हो गया आज से। ठीक है, शालिनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आर्य उस्मानी जी, किस तरह से देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को, और साथ ही साथ अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की, साफ हो गया है कि वही होंगे अब चेहरा उत्तर प्रदेश में सीएम का। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। अपने बेटे की कौन नहीं तारीफ करता है, हर आदमी अपनी तारीफ करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इन्होंने 2014 में 2019 में
2017 में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र जारी किया था। आप संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, अगर एक भी वादा उसमें से पूरा किया हो इन्होंने। संकल्प पत्र में इन्होंने वादा किया था कि हम जो है किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, बेरोजगारों को साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जो हायर एजुकेशन में जो फीस ज्यादा है वो माफ करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश की जो जीडीपी है वो घट गई। जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी जिससे सत्ता का हस्तांतरण भाजपा को हुआ था, उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी जो थी वो 8% थी। आज वो घट के -25.9% हो गई है। तो जीडीपी गिर गई जब नीचे और पूरा देश जो है एकदम धड़ाम से जो है कंगाली की तरफ चला गया, तो आज पत्रकार परेशान है, वकील परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेटियां परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो आज जो घोषणाएं की जा रही हैं वो अडानी और अंबानी के कर्जा माफी की घोषणाएं की जा रही हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आके और वो घोषणा करेंगे खुले मन से। इस देश का किसान परेशान है, इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का व्यापारी परेशान है, इस देश के पत्रकार परेशान, वकील परेशान है। इनके ऊपर जो भी 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा है, चाहे वो मकान के लिए लिया हो, चाहे दुकान के लिए लिया हो, चाहे गाड़ी कार के लिए लिया हो, चाहे ट्रैक्टर के लिए लिया हो, चाहे खेती के लिए लिया हो, सारा का हम माफ करते हैं। ठीक है, तो तब तो बात बनती। अब ये बात बनने वाली नहीं, क्योंकि जो है आज पूरा प्रदेश परेशान है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी सर। ठीक है, शालिनी मैम से इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है शालिनी जी, चुनावी जो ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं यूपी में, चुनावी रणभेरी का आगाज हो गया, मान लिया जाए अब? जी मैं सुन नहीं पाई, दोबारा बोलिएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे जो हुए हैं, माफ कीजिएगा, यूपी में चुनावी रणभेरी का आगाज अब समझ लिया जाए? जी, इसको आगाज समझिए ना समझिए, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि वो जो है दौरे पर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जो 2015 में फाउंडेशन ले की गई थी, आज उसका वाराणसी में उन्होंने उद्घाटन किया है। आप देखिए कितना जरूरी था कि वाराणसी में हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को सहेज के रखें। तो उसकी शुरुआत मोदी जी ने करी, और शुरुआत ही नहीं करी, जैसे कि अभी हमारे ये मित्र बता रहे हैं कि आज कब परेशान है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद ग्रामीण इलाके में रहती हूँ और यहाँ पर इतना स्वच्छता, इतने टॉयलेट बने हैं। मैं जिस ग्रामीण इलाके में रहती हूँ वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिला है, बल्कि जहाँ मेरा खुद का जहाँ कॉलेज है, जहाँ यूनिवर्सिटीज है, उस लेन में वहाँ पर कितनों को मशीन्स मिली है, सीविंग मशीन्स, वहाँ पर रोजगार मिला है। कैसी बात कर रहे हैं कि कोई परेशान है? हाँ, मैं ये मानूंगी कि इस वक्त परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये कोविड काल था, ये कोविड क्राइसिस थी, जिसकी वजह से सिर्फ हमारा देश नहीं जबकि पूरी दुनिया जो है झेली है। लेकिन फिर भी काबिले तारीफ है कि यूपी में इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हमारी जो सेकेंड वेव है उसको किसी तरह अच्छे से कंट्रोल किया गया, और आज सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीनेशन हमारी यूपी में हो रही है। आज जो वाराणसी का उन्होंने दौरा किया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी दौरा नहीं किया है उन्होंने। वाराणसी में जो दौरा किया है, आप देखिए 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं। आप देखिए वहां पर उन्होंने जो हायर एजुकेशन की उन्होंने बात की, वहां पर बीएचयू में उन्होंने हायर एजुकेशन में कितना काम करा है, कितने हॉस्टल शुरू किए हैं, कितने मेडिकल में बेड दिए हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए हैं। तो ये सारी चीजें हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर की चीजें देख रहे हैं, और क्योंकि हमें उनको क्रिटिसाइज करना है तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव के पहले वो सारा काम कर रहे हैं। इतने टाइम से वो काम होता चला आ रहा है, और आज हम वो देख रहे हैं कि चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे कल्चरल सेक्टर हो, हर सेक्टर में बीजेपी गवर्नमेंट ने डट के काम किया है। ठीक है, हरेंद्र जी से इसका जवाब भी लेंगे। हरेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं
जिस तरह से दौरे हुए हैं, जिस तरह से सौगात दी है वाराणसी को, क्या कहिएगा? कहीं कुछ दिखाई नहीं दी बहन जी, हमारी कहेंगी कि आप तो देखते ही ऐसे चश्मे से हैं जो दिखाई नहीं देते। शायद बनारस हिंदू एजुकेशन में तो शायद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज ही उन्होंने तामीर खड़ी की होगी। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की और बहन बेटी पर उन्होंने भाषण दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल गए वो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हमें तो कहने में संकोच है। हम अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में कोई बात कहेंगे तो वो पद की गरिमा के प्रतिकूल है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं, परंतु शायद उन्हें याद नहीं रहा उन्नाव की घटना, उन्हें याद नहीं रही हाथरस की घटना। हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी की चीख उन्हें सुनाई नहीं दी। चिन्मानंद से यहाँ जो हुआ वो उन्हें सुनाई नहीं दिया। और कानून व्यवस्था में गाजियाबाद के पत्रकार का कत्ल उनको स्मरण नहीं रहा। जगह जगह जो घटनाएं हुई है, मैं तो परमपिता परमात्मा से यही काम मांग करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, इस सूबे में फिर उन्नाव, हाथरस, बलिया और चिन्मानंद जी की बरेली जैसी घटनाएं ना हो। ठीक है। और जिस प्रकार से लोगों के सिर से हाथ उठे हैं, जैसे सुधीर, ये सुबोध सिंह का कत्ल, इंस्पेक्टर का कत्ल बुलंदशहर में हुआ था, ऐसी घटनाएं ना हो। ना पुलिस बची, ना महात्मा बचा, ना बची बहन, ना बची बेटी। और दूसरी एक बात और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन के प्लांट की जो बात कह रहे हैं, जरा बता दे देश में कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। वो बनारस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में ये जो गंगा मैया में जिस प्रकार लाशें तैरी थी, ऐसी स्थिति हम लोगों को टीवी स्क्रीन पर देखने को ना मिले। जिस प्रकार से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है वो फिर ना मिला। जहाँ तक फ्री वैक्सीनेशन, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी सबसे ज्यादा है, वैक्सीन लगेगी नेपाल में सबसे ज्यादा। अरे भाई, जो हमारी पॉपुलेशन ही ज्यादा है, आप जो बता रहे हैं, मेरे गांव में, मेरे जिले में, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं है जहाँ 40 से 50 लोगों की आज स्वर्गवास नहीं हुआ। आप क्या रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, अगर आप धर्म कर्म मानते हैं तो ये स्थिति ना हो जिस प्रकार इस दौरान लाशों को दिखाने के लिए 3 शेड लखनऊ में लगाने पड़े, ऐसे भविष्य में ना लगाने पड़े। ठीक है, मुझे आने मेहमानों से भी ओपनिंग कमेंट लेने हैं, उसके बाद हम डिबेट के ऊपर शुरुआत करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सुशील जी, 300 सीटों के पार का इस बार दावा है भारतीय जनता पार्टी का। योगी की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, पीएम मोदी ने भी आज खुलकर तारीफ की है। इससे संकेत है कि वही सीएम का चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में। किस तरह से देखें, जिस तरह से विकास कार्यों की बात की जा रही है, जिस तरह से आज कई उद्घाटन किए गए, कई सौगात वाराणसी को दी गई और साफ तौर पर यह संकेत भी दे दिए गए, जिस तरह से सीएम की तारीफ की गई है कि सीएम ही चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में। मैडम, एंकर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर शिवाली जी। सर शिवाली। हाँ, शिवाली जी, अपने सारे मित्रों का स्वागत करता हूँ। मैं जो आपने सवाल किया, तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई धार्मिक पार्टियां तो है नहीं। ये हवन कीर्तन और भजन करेंगे। ये राजनीतिक पार्टियां हैं तो हवन कीर्तन के साथ साथ शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था सपा महोदय का वो थोड़ा सा वर्जन सुन पाया। सब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके राज्य में टोटल अमन चैन था, यहाँ पर सब शांति है। जहाँ पर सीओ को बोनट पे लटकाए घुमाया जाता था, जहाँ तमाम किस्से प्रचलित है, आज तक वो इतिहास बन गए हैं। एक नदी को वो कर दिया, एक एक्सप्रेस वे क्या बना दिया, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या उसी समय सब। अरे कभी ऐसा भी होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि शुभ काम में, अच्छे काम में, सकारात्मक काम में, पॉजिटिव काम में एक साथ कहना चाहिए कि हाँ ये काम अच्छा है। और बुराई तो विपक्ष की निशानी है, बुराई तो विपक्ष की पहचान है, लेकिन सकारात्मक वो भी होना, सवाल भी सकारात्मक होना चाहिए। खैर, अब वो समय गया, ये समय आया। अभी कुछ दिन पहले शिवाजी जी महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे जी। उससे ट्रेन से आए थे, फिर वो उससे आए, फिर ट्रेन से आए, और फिर तमाम चीजें हुई। जिस काम के लिए आए थे वो दिल्ली से बैठ के ऑनलाइन बड़े सम्मान से हो सकता है, जिसके लिए लेडी की जान भी, निर्दोष लेडी की एम्बुलेंस फंस के जान भी गई थी, वो केवल, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था
कि मुझे 5 लाख तनख्वाह मिलती, मैं बड़ा परेशान हूँ, उसमें वो कट जाता है 3 लाख रुपया, वो कट जाता है, टैक्स वैक्स कट जाता है। वो ये क्या था? ये एक शुद्ध रूप से एक महामहिम का राजनीतिक दौरा था। क्योंकि महामहिम में तो उस दायरे में नहीं बांध सकते, वो हमारे राष्ट्रपति हैं देश के। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं यही तो पार्टी है, बीजेपी है, जो आज जो ये महामहिम से भी पीएम साहब जो गए हैं आज बनारस से, जो उन्होंने कहा है, जिस दिन से शिवानी जी, जिस दिन से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में डेंट किया है, ठीक ठाक डेंट किया इनकी गाड़ी को, और जिस तरीके से कोरोना का प्रेशर आया है, जिस तरीके से कोरोना में सिस्टम दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फेल हुआ है, चाहे मोदी जी का हो चाहे योगी जी का हो, उसमें इतना बड़ा प्रेशर आ गया है कि जो योगी जी 1 घंटे में हट रहे थे, अब गए तब गए, पूरा देश भर की बीजेपी संघ के लोग यहाँ पर सर के बढ़ा के बैठ गए थे। वो योगी जी 1 घंटा गए, दिल्ली में घूमे फिरे, सबसे मिले और राफेल बन के उत्तर प्रदेश में आ गए। जब राफेल बन के उत्तर प्रदेश में आ गए तो आज उनके सामने फिर अब कोई है नहीं। और फिर उन्होंने जो रिजल्ट दिया, बीएसपी ने 53 सीटें जीती थी डीएमएसपी के दम पे, जो लोग कहते हैं, जो आरोप लगते हैं। सपा ने 63 सीटें जीती थी डीएमएसपी के दम पे या बाहुबल के दम पे जिला पंचायत की। भाई योगी जी ने तो 67 सीटें जीत ली हैं। अब बचा क्या इनके सामने? क्वेश्चन मार्क कहाँ है? और किसकी हिम्मत है जो ये बता दे, कह दे कि और फिर शेर और बंदूक बांधे योगी जी, राजनीतिक और फिर सन्यासी, और फिर वो गोरखनाथ मठ, कौन चैलेंज कर सकता है योगी जी को? किसकी हिम्मत है? जो शिवानी जी जो कहते थे चीफ मिनिस्टर चेहरा दिल्ली तय करेगी, अब वो कहते हैं कि योगी जी यही सीएम हमारे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो ये सिद्ध हो रहा है कि अगला चुनाव और विकास शिवानी जी कोई नहीं करता है। एक आध कुछ बना दिया, सिंबॉलिक विकास कर दिया, उसके वो फिर चिल्लाते रहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। काम तो अच्छा, मुख्यमंत्री अगर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री काम ही विकास करना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के विधायक कहते हैं कि हम एक होमपार्क का ट्रांसफर नहीं करा सकते। मुख्यमंत्री के विधायक ही कहते हैं कि हम एक सड़क 100 मीटर नहीं बना सकते, तो काहे का विकास? तमाम और बातें हैं, ये बताइए। ठीक है उस्मानी जी, योगी के खिलाफ अखिलेश यादव कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 लाइन लगातार आरोप लगते रहे कि जिनके खुद घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछालते। सैफई और बनारस पर क्या कहिएगा? क्यों नहीं आपके काल में क्यों सैफई और बनारस पर इतना ज्यादा डिफरेंस रहा, इतना ज्यादा गैप रहा? सैफई और बनारस क्यों आ गया बीच में? एक आना है स्टेडियम जो लखनऊ में बना है, वो किसने बनाया? मेदांता हॉस्पिटल जो बना है लखनऊ में, किसने बनाया? जो लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे पर बना है, 3 घंटे में लोग आगरा पहुंच सकते हैं, वो किसने बनाया? 102, 108 एम्बुलेंस तो गाड़ियां पुलिस को 100 नंबर दी गई, इनोवा कारें नई दी गई, पुलिस का एकीकरण किया गया। क्या विकास की पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने गंगा बहा दी। पर केवल मुंह खोलना नहीं आता है समाजवादी, मुंह खोल दिया। अरे जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, एक एक वादा पूरा कर दिया। चाहे किसानों का कर्जा माफी का वादा हो, चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हो, चाहे कन्याओं को कन्या विद्या धन देने का बात हो, चाहे महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को 6,000 रुपए पेंशन देने का काम हो, एक एक वादा पूरा करने का काम ठीक है। तो आपने जो मुद्दा उठाया था, अभी आपने कहा था 2017-2019 की जो बात गिनाई थी, क्या आप समाजवादी पार्टी जो है वो चुनौती देने की स्थिति में आ गई है भारतीय जनता पार्टी को और योगी और मोदी की जोड़ी को? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसने मन बना लिया है, वो इसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप 1 बार ठग सकते हो, 2 बार ठग सकते, 3 बार ठग, 4थी बार नहीं ठग सकते। आज अभी हम सुन रहे थे अपने साथियों की, अभी आपने जो साथ बैठे पैनल में लोग, मैं उनको सुन रहा था। आप बता दीजिए कि कहाँ पे ऑक्सीजन लगे हैं? जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तभी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा था कि दूसरी लहर आएगी, वो बहुत कठिन होगी। जब दूसरी लहर आई, त्राहिमाम मचा हुआ था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, सैकड़ों लोग मर जा रहे थे ऑक्सीजन के लिए। तो कहाँ थी सरकार? ठीक है सर, मैं चाहती नहीं थी ये मुद्दा छेड़ूं, ये बात बीच में लाऊं, लेकिन जब आपने कोरोना का जिक्र किया है तो मुझे भी याद है कि वैक्सीनेशन को लेकर तब भी आप सवाल उठा रहे थे आपकी पार्टी।
बिल्कुल क्यों नहीं भारतीय उठाएंगे? जनता पार्टी का टीका नहीं लगवाएंगे, आप ही की पार्टी का बयान था। क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? बिल्कुल उठाएंगे। पहले हमारी जनता को वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद नेता वैक्सीनेशन करेंगे। ये जरूरी नहीं कि पहले नेता वैक्सीनेशन करा ले, उसके बाद नेता वैक्सीनेशन कराएगी। और जिनके 2-2 बार वैक्सीनेशन ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शालिनी जी से जवाब ले लेंगे। शालिनी जी, अरे एक मिनट सुन लीजिए जी। ये भी सवाल पूछ लेना। तीसरी लहर आने की विशेषज्ञों ने घोषणा की है, इस लहर भी आएगी और वो बहुत खतरनाक होगी। क्या व्यवस्था की है उसके? कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, कहाँ पे लग गया है? सीतापुर में लग गया है, लखनऊ में लग गया है, लखीमपुर की ठीक है, ठीक है, शालिनी जी से जवाब ले लेंगे। ठीक है, शालिनी जी, यूपी योगी को ही चुने, क्या उसकी कवायद है? हो रही है। ठीक है सर, उस आपने अपनी बात रख ली, मुझे अन्य मेहमानों से भी सवाल लेने हैं, जवाब ले लेती हूँ मैं शालिनी जी। ठीक है उस्मानी जी, ठीक है, जवाब ले लेते दीजिए। पड़ रही है शालिनी जी, एक मिनट सुन लीजिए। अभी पसगवा ब्लॉक में जो है श्रीमती रितु सिंह जो प्रत्याशी थी वहाँ ब्लॉक प्रमुख की, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है? उस्मानी जी जवाब लेंगे, इन सारे सवालों पर जवाब लेंगे, इन सारे सवालों पर जवाब लेंगे। शालिनी जी जवाब दीजिए, उद्घाटन दौरा है ये, सिर्फ यूपी योगी को ही चुने, उसकी कवायद है ये? जी नहीं, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की बहुत कमी रही, वैक्सीनेशन पहले जनता लगवाए, पहले मंत्री लगवाए। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन चाहे जनता हो चाहे मंत्री हो, हम पहले इंसान हैं, सबको लगाना जरूरी और सब लगवा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी चीज बात कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट की, 500 ऑक्सीजन प्लांट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरी वेव को रोकने की पूरी मेडिकल जिम्मेदारी, पूरा मेडिकल हब तैयार हो रहा है, चाहे वो वाराणसी में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो आसपास के गांव में हो। कितने सारे बेड्स की व्यवस्था एकदम रैंडम हुई जब आपकी सेकेंड वेव आई। अब थर्ड वेव से निपटने के लिए पहले से ही वो सारे गाल में समा गए, गंगा में लाशें उतरा रही थी, दिखाई पड़ रही थी, तैर रही थी लाशें, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोरोना का मुद्दा ये है कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सीएम का चेहरा योगी ही रहेंगे। आपके पास क्या कार्ड है? मुद्दा ये है, मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है उन्होंने क्लियर कर दिया है तो दिक्कत क्या है? अगर आपको ये लग रहा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है तो दिक्कत क्या है? क्या वही बात है शालिनी जी, जिस तरह से नहीं बनाई, क्या विधवा पेंशन योजना नहीं आई, बाल श्रमिक योजना नहीं आई, कन्या सुमंगल योजना नहीं आई, कौन सी योजना नहीं लेकर आए हैं? तो तीसरी आ रही है, क्या ड्रामा हो गया सीतापुर का? वहाँ के बीजेपी के जो राठौर एमएलए हैं, जो सदर बीजेपी के सीतापुर के को मांग कर रहे हैं चालू करने की, क्या चालू हो गया वहाँ का? ठीक है उस्मानी जी, हरेन जी से मेरे को भी सवाल लेने हैं। हरेन जी, आपसे एक ही सवाल, कौन संभालेगा यूपी में कमान? मोदी योगी को टक्कर देने कौन होगा? बड़ा नेता क्या है, कौन है कांग्रेस में? ये तो जनता संभालेगी, जनता वोट करेगी, जनता जिसको प्यार देगी वो लोग जाकर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पर मैं बहन जी से ये बड़ा विनम्रता के साथ ये जानना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट जानती है क्या हो? 500 ऑक्सीजन प्लांट बता दिए इन्होंने, 500 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये विधवा पेंशन और महिला पेंशन कह रही अब लगे हैं, ये तो बहुत दिनों से चालू है, आज कोई नहीं चालू थोड़ा होगी। और ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगे? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार अब नौजवानों का रोजगार गया है, अगले 100 साल में भी यूपी में ऐसे रोजगार ना जावे। लेकिन हरीन जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, मेरी बात सुनिए हरीन जी, मेरे सवाल को सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि यूपी में कौन होगा जो कमान संभालेगा? कांग्रेस की तरफ से कौन आगे आएगा? मोदी और योगी के खिलाफ कौन लड़ेगा? ये काम मैंने बताया ना, पहले जनता चुनाव जिताएगी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे। हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो जिसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे वो बनेंगे। पहले एमएलए तो बनने दो, चुनाव तो आने दो, चुनाव आएगा तो जीत जाएंगे निश्चित रूप से। हम लोग सरकार बनाने की स्थिति बनाएंगे। एक बात है, इस प्रकार से नौजवान, कलमकार, छायाकार, पत्रकार, किसान, उद्योगपति, माताएं बहनें जिस प्रकार से सुरक्षित है, जो अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। लेकिन हरीन जी कुछ तो रणनीति बनाई होगी ना? 30 साल से यूपी में 30 साल से सूखा पड़ा है कांग्रेस के लिए। शालिनी जी जो रणनीति बनाई वो टीवी पर, प्रेस में, डिबेट में कहने की स्थिति नहीं है। वो बात जो है
कुछ बातें हमारे मुख से अच्छी नहीं लगती, वो हमारे नेतृत्व के श्रीमुख से ही अच्छी लगती है। घोषणा समय पे की जाएगी, समय से पूर्व कोई घोषणा नहीं की जाती, ये नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेंगे सुशील जी से। सुशील जी, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, लखीमपुर खीरी में, माफ कीजिएगा, उसका जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि कानून राज है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का कानून राज है ये? नंबर 2, जिस तरह से लगातार पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में भी बीजेपी की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है, तो किस तरह से देखें इस पूरे समीकरण को? शिवाली जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की बात शुरू करता हूँ, फिर उससे जाता हूँ। कांग्रेस की जो पार्टी है उसका जो आज का अध्यक्ष है लल्लू जी, जब लल्लू जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिला पंचायत का बीडीसी नहीं जिता पा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख नहीं जिता पा रहे, प्रधान नहीं बना पा रहे हैं, तो बाकी वो सीएम बनेंगे, वो विधायक बनेंगे, क्या बनेंगे, ये तो अब ये मजाक की बात है। ईश्वर करे आ जाए, अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे। दूसरा भाई बीएसपी पे आइए आप। बीएसपी की जो मायावती जी हैं, सुश्री मायावती, जो अब राजमाता के रोल में आ गई हैं, अब वो धाकड़ वो लीडर नहीं रह गई हैं, वो अब उनका कई टर्म मुख्यमंत्री हो गई, अब उनका ऊपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला, तो अब वो आशीर्वाद देने की भूमिका में तो हो सकती है। वो आशीर्वाद अखिलेश को भी दे चुकी हैं, इनको एक बार बीजेपी को, टंडन जी को भी स्वर्ग दे चुकी हैं, तो वो किसको आशीर्वाद दे दें, क्या हो जाए, क्या माहौल बने, वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप आइए, आप सुभाषा, राजभर, ओवैसी और सहानी और मनप्रिया और फलाई 8-10-20 लोगों का जो वो है ना, ये तमाम लोग, ये कितना वोट बैंक बना सकते हैं, कुछ सीटें ये जरूर फर्क डालेंगे, ये मान लीजिए आप। ये निश्चित रूप से गैंग बनेगा, एक गुट बनेगा, वो देखेगा कि हम कहाँ शोषण कर सकते हैं, कहाँ से मेरा लाभ हो सकता है, राजनीतिक आर्थिक हर तरीके का। अब आइए इन पे, योगी जी पे, इन लोगों का एजेंडा क्लियर है, इन लोगों का एजेंडा क्लियर है, कहीं में इनको कोई भ्रम नहीं है ये, और योगी जी ने अपना एजेंडा साफ बना दिया है। योगी जी का एजेंडा ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पे, जिसपे ये आज देश पे राज कर रहे हैं, जो जय श्री राम, जय जय राम भैया, जय सिया राम भैया हुआ, जय श्री राम एलगार हो टाइप का जो हो गया है, उसका एक सीधे सीधे मैसेज है। और तमाम ऐसी चीजें समाज में आ रही हैं जो बताता है कि सीधे सीधे, और ये जब ध्रुवीकरण होगा उत्तर प्रदेश में, ये सब लोग, और अब आइए उस पर सुनिए, अब उससे वाली जी, जो आपने लखीमपुर वाला बड़ा गंभीर मसला है, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इटावा के बड़पुरा में एसपी कहते हैं अपने बॉस से, जो भी आका से बात कर रहे हो, कि साहब थप्पड़ मारा और बम भी लिए हैं। सरसा भदौरिया जी, उनकी जिला की बहुत बड़ी लीडर है इटावा बीजेपी की, उनके सामने एसपी रो रहा है, वीडियो देश भर में वायरल हुआ। इतनी हिम्मत। जी बिल्कुल सुशील जी, लेकिन देखने वाली बात यही है कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है इतना रोमांचक होता जा रहा है, नतीजे तो बाद में आएंगे, चुनाव बाद में होंगे 6 महीने बाद, लेकिन जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी हाथ आजमा लेती है, और वहीं ब्लॉक चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में सारी सीटें जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बता दें, बीजेपी का चुनावी शंखनाद तो शुरू हो गया है, अब लगभग ये भी तय हो गया है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि एक तरफ योगी और मोदी की जोड़ी है और दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं। देखने वाली बात यही कि किस तरह से काट निकलेगी, किस तरह से इनके सामने खड़े हो पाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।